Hello students, my name is Nikhil Saini and welcome to our YouTube channel The Unfiltered Education. So in this series of fundamental rights, we have discussed about all the fundamental rights which we are having, as well as we have also discussed about the exceptions to fundamental rights. अब आज का हमारा वीडियो लेक्चर इस सीरीज का आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे आर्टिकल 35 की. So what is the title of article 35? That is legislation to give effect to the provisions of this part. कौन सा पार्ट? यहां पे तो सिर्फ दिस पार्ट लिखा है. सो दैट इज पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स. अब यहां पे ये चीज बताई गई है, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में इसे समझा दूं कि ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जिसके ऊपर सिर्फ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट कर सकता है. तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है. मैंने आपको पहले भी बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई लॉजिक नहीं चलता कि ऐसा लिखा है तो ऐसा हो सकता है. हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते. जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिख दिया उसी हिसाब से सारे काम होंगे. अगर वहां पे कोई लूप होल रह गया है तो उस लूप होल का उपयोग करेंगे लोग और हम उन्हें रोक नहीं सकते, वो लीगल रहेगा. तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हर चीज मेंशन करना जरूरी है कि कौन से टॉपिक पे, कौन से सब्जेक्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर एक्ट बना सकती है और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर पार्लियामेंट ही सिर्फ एक्ट बनाएगी. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर, दैट इज ऑन आर्टिकल 35. First of all, Parliament and not state legislature shall have power to make laws regarding. कौन कौन से सब्जेक्ट के रिगार्डिंग? फर्स्ट, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16. सेकेंड, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32. थर्ड, आर्टिकल 33 एंड फोर्थ, आर्टिकल 34. अब यहां पे एक चीज आपको और समझने की जरूरत है. जब भी हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल के साथ पढ़ना पड़ता है. आर्टिकल सो एंड सो रेड अलोंग विथ आर्टिकल सो एंड सो. इस अनुच्छेद को हम उस अनुच्छेद के साथ पढ़ेंगे, तब हमें उसका कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा, तब हमें उसका मतलब समझ आएगा. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको सारे आर्टिकल्स याद हो. मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको उन्हें कंठस्थ कर लेना है या मेमोराइज कर लेना है, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनमें क्या दिया गया. तो चलिए एक एक करके सब आर्टिकल्स को समझते हैं. क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16 क्या कहता है? क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 16 कि बहुत बार आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयमेंट के नीचे जो नोटिफिकेशन आती है उसके नीचे लिखा गया है कि रेसिडेंस इज मैंडेटरी. अगर आप उस स्टेट के या उस यूनियन टेरिटरी के रेसिडेंट हैं तो ही आप वो जॉब ले सकते हैं. अब ऐसे सब्जेक्ट पे कौन लॉज बना सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट. स्टेट लेजिस्लेचर को कोई भी इसके ऊपर अधिकार नहीं है. अब आप सोच रहे होंगे कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर कंपिटेंट नहीं है कि वो इस तरीके के लॉज बना पाए. बट आप एक ये भी चीज समझिए कि अगर हर एक स्टेट लेजिस्लेचर अपने हिसाब से अलग अलग लॉज बनाने लगी तो इंडिया के अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी. सो वो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए, उन लॉज में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए ये जितने भी प्रोविजंस हैं ये पार्लियामेंट को दिए गए. सेकंड, क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 32 यहां दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो पावर है, या तो वो सारे या उनमें से कुछ किसी और कोर्ट को भी दिए जा सकते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी पावर है उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए. तो यहां पे कहने का मतलब ये है कि हम सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ एक एडिशनल कोर्ट भी बना सकते हैं, जिसको वैसे ही या तो सारे या कुछ सुप्रीम कोर्ट के पावर हम दे सकते हैं. पर ये लॉ जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकती, सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा. थर्ड, आर्टिकल 33 रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. ये हमने काफी डिटेल में एक एक करके समझा है कि क्या आर्म्ड फोर्सेस होते हैं और उनमें किन किन को इंक्लूड किया जाएगा. तो अगर अभी तक आपने आर्टिकल 33 का वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाइएगा और उसे देखिएगा. नाउ नेक्स्ट कम्स आर्टिकल 34 रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द मार्शल लॉ. जब मार्शल लॉ चल रहा है उस समय पे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए जाते हैं. अब मार्शल लॉ जब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कहीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ जाती है, तो उस समय पे लगाया जाता है ताकि नॉर्मल जो ऑर्डर है उसे रिस्टोर किया जा सके. मिलिट्री के हाथ में ताकत दे दी जाती, मिलिट्री उस एरिया को हैंडल करती है, उसे हम बोलते हैं मार्शल लॉ. इसका भी कंप्लीट वीडियो लेक्चर हमारे YouTube चैनल पे है, उसे जाइएगा और उसे देखिएगा, आपको कंप्लीट डिटेल उसकी समझ आ जाएगी. नेक्स्ट कम्स, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंटली बताई गई है कि बहुत जगह पार्ट 3 के अंदर सिर्फ ऐसा बोला गया है कि यह क्राइम होगा,
ठीक है, और इसे प्रोहिबिट किया जाता है, बट वहां एज सच कोई पनिशमेंट नहीं बताई गई, जैसे कि आर्टिकल 17 एंड आर्टिकल 23। एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 17 की। वहां कहा गया है कि अब अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किसी ने भी किया तो वो ऑफेंस माना जाएगा, पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा, और वो प्रोहिबिटेड है। पर वहां कोई ऐसी डिटेल्स तो दी नहीं गई कि किस किस तरीके से आप उसे जो है अनफोल्ड करेंगे, या अनटचेबिलिटी को किस तरीके से पर्टिकुलरली आप इरेडिकेट करेंगे, ये भी कोई चीज वहां पे डिटेल नहीं दी गई। इसका पावर दिया गया है पार्लियामेंट को, और वहां लिखा गया है इस आर्टिकल के अंदर कि पार्लियामेंट को जैसे ही वो काम अपना शुरू करेगी इसके ऊपर लॉज बनाने। सो द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 लाया गया। ठीक, नेक्स्ट केम SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो वो भी इन सारी चीजों के साथ डील करता है कि अगर अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हुए पाया गया किसी को तो वो ऑफेंस माना जाएगा और उसे पनिश किया जाएगा। तो ये यहाँ पे डिटेल मेंशन है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था उससे पहले भी हमारे पास लॉज थे। जैसे कि आपको एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल दूं तो इंडियन पिनल कोड 1860। तो ऐसे बहुत सारे लॉज रहे होंगे जो इन सारी चीजों से डील करते होंगे, जो भी हमने डिस्कस किए, पनिश भी करते होंगे किसी को। तो उनके बारे में क्या क्या सारे वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो यहां कहा गया है कि वो फोर्स में रहेंगे जब तक कि पार्लियामेंट या तो उन्हें रिपील ना कर दे, या उनमें कोई अमेंडमेंट ना कर दे, या किसी भी तरीके से उन्हें ऑल्टर ना कर दे। तो फोर्स के अंदर रहेंगे और वो अपना काम उसी तरीके से करते रहेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 35। So this was all about the article 35. I hope you like this video lecture. Thank you very much for watching.